सो हेलो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने कुछ मेथड्स पढ़े थे जो टीचर अक्सर यूज़ कर सकता है अपनी लेक्चर मेथड में, अपने टीचिंग मेथड में। ओके, उसके बाद हमारे टीचर सेंटर मिक्स स्ट्रेटजी एंड लर्नर सेंटर मेथड आते हैं। टीचर सेंटर मेथड वो होते हैं जिसमें टीचर अपना नॉलेज शेयर कर रहा है, बस दैट्स ऑल। तो वो उसमें कौन कौन से मेथड आते हैं? लार्ज ग्रुप, लेक्चर्स, टीम टीचिंग, टीवी एंड वीडियो। जो लार्ज ग्रुप है, इसका मतलब है कि जो टीचर सेंटर्ड मेथड है वो लार्ज ग्रुप के लिए सुटेबल है। फिर आता है मिक्स स्ट्रेटेजी, लाइक 3 to 12 स्टूडेंट्स अगर हैं तो उनके लिए हम मिक्स स्ट्रेटेजी यूज़ कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड स्मॉल ग्रुप के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें ये सब आते हैं। उसके बाद है लर्नर सेंटर मेथड, दैट इज़ इंडिविजुअलाइज, है ना। तो बच्चा अपने पे कैसे ट्यूटोरियल्स, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, केस स्टडी, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर लर्निंग, वीडियो इंटरेक्टिव, ह्यूरिस्टिक मेथड, पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, डेमोस्ट्रेशन से डेमो जैसे हम देते हैं। ओके, पैनल डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन, सेमिनार, ब्रेन स्टॉर्मिंग में ये होता है कि बहुत सारे आइडियाज़ निकल के आते हैं और हर किसी के आइडियाज़ को हम नोट डाउन भी करते हैं। तो उससे क्या होता है, हर बच्चे को सोचने का मौका भी मिलता है और उससे हमारे पास जो है आइडियाज़ भी आते हैं। फिर प्रोजेक्ट है, ट्यूटोरियल्स है, केस स्टडीज़ है, इन सब के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। तो आप ना एक बार बस इनको लर्न कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टार्ट है इवैल्यूएशन। नेक्स्ट टॉपिक आपकी यूनिट में आते हैं इवैल्यूएशन का टॉपिक। ओके, इवैल्यूएशन मैंने यहाँ पे लिख रखा है। इवैल्यूएशन का मतलब होता है जब कोई काम हो जाए तो हम उसको इवैल्यूएट करते हैं, उसको एनालाइज करके देखते हैं कि वो किस हद तक हमने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लिया, किस हद तक हमने जो काम किया वो ठीक है ना, या वो उसमें कोई इम्प्रूवमेंट की नीड है या नहीं है। तो उसको कहते हैं इवैल्यूएशन। ठीक है, जैसे टीचर जब तुम्हें पढ़ाता है तो उसके बाद क्या करती है टीचर्स? टेस्ट लेती है। क्यों लेती है टेस्ट? तुम्हें इवैल्यूएट करने के लिए, तुम्हारी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए वो तुम्हारा टेस्ट लेती है। ओके, तुम्हारी परफॉर्मेंस को। अब जब टेस्ट में जिसके अच्छे मार्क्स आए इट्स ओके, जिसके गंदे मार्क्स आते हैं, लाइक लो स्कोर उसका हुआ है, तो लो स्कोर होने पर टीचर क्या करता है? उसको पता है कि इस बच्चे को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, इम्प्रूवमेंट की नीड है, तो अगर अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स वो उस पर वर्क करेगी। वर्क इन द सेंस उसके साथ और मेहनत करेगी, उसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करेगी, अपना एक अलग तरीका निकालेगी उसको समझाने के लिए। तो वेरियस मेथड होते हैं और इवैल्यूएशन बहुत काम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इवैल्यूएशन का सबसे मेन इंपॉर्टेंस इसकी यही है कि हमें पता चल जाता है बच्चे को कितना आया, कितना उसने सीखा, अभी उसको कितना सिखाने की ज़रूरत है, वो कितना और इम्प्रूव कर सकता है, हमें और कौन सा मेथड अप्लाई करना चाहिए बच्चे को समझाने के लिए। तो इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, कई बार पेपर में इंपॉर्टेंस आ जाती है जो हमें अपने आप से ही समझ के उसमें आंसर स्टिक करने पड़ते। देखो, तुम लिखने को कितना भी लिख सकते हो इवैल्यूएशन में, लेकिन द थिंग इज यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल द एस्पेक्ट, you need to understand thoroughly. Okay, only then you can enter the answer. Okay, next assessment and evaluation. So assessment क्या है? बच्चे का प्री फेस टेस्ट है, लाइक हमने क्लास टेस्ट दिया, क्विजेस दिए, असाइनमेंट दिए। ओके, इवैल्यूएशन उसके बाद हम इवैल्यूएट करते हैं, फाइनल जजमेंट होती है। ओके, तो पहले बच्चों को असेसमेंट दिया जाता है, लाइक टेस्ट दिए जाते हैं, क्विज़ेस सॉल्व कराए जाते हैं या असाइनमेंट। उसके बाद हम उसको इवैल्यूएट करने बैठते हैं, उसको जजमेंट पास करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके 4 टाइप्स हैं: फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक एंड स्यूमेटिव। ठीक है, इसको कई बार इनके ऑर्डर्स भी आते हैं याद करने के लिए। तो ऑर्डर में हम PFDS होगा, ये PDFS नहीं है, PFDS इन द सेंस पहले प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक एंड समेटिव। ओके, फॉर्मेटिव में क्या आता है? फॉर्मेटिव इज द कॉन्टीन्यूस इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव मतलब कि एक इनफॉर्मल इवैल्यूएशन है। जैसे मैं क्लास में तुम्हें समझा रही हूँ, लाइक टीचर क्लास में समझा रहा है ना, जैसे क्लास में टीचर समझा रहा है तो ड्यूरिंग द पीरियड वो किसी को भी, ठीक है, सबसे पहले फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है। सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस एक्चुअली।
तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, ओके। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या है? ड्यूरिंग द लर्निंग पीरियड, ड्यूरिंग द क्लास इसको किया जाता है। कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन एंड इनफॉर्मल इवैल्यूएशन, ओके। जैसे क्लास में कोई भी टीचर हम टॉपिक डिस्कस कर रही हैं तो वो क्या करेगी, एकदम बच्चे को खड़ा कर देगी, उससे क्वेश्चन पूछेगी, उस पर जब नहीं दिया जाएगा तो उसको समझाएगी, अगर उसने आंसर दिया है तो वो उसको फीडबैक भी देगी कि उनका आंसर गलत है या सही है, ओके। तो कैसे करती है? टेस्ट, क्विज़ेस, डिस्कशंस, ये चल रही है, ठीक है। तो ये ड्यूरिंग दी लर्निंग पीरियड होता है, ठीक है। जैसे FA1, FA2, FA3, FA4 ऐसे होते थे पहले, तो अब पता नहीं शायद होते हैं या नहीं। अच्छा, उसके बाद आते हैं प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। उसके बाद नहीं, ये सबसे पहले है प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। सो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन क्या होता है? प्लेसमेंट का मतलब आप क्या समझते हैं? राइट पर्सन एट राइट प्लेस, राइट। तो ये एंट्री बिहेवियर हम इसको जानते हैं, मतलब कि जैसे नीट का एग्ज़ाम दिया है, नेट का एग्ज़ाम दिया है, ये सब क्यों देते हैं बच्चे? नीट का एग्ज़ाम दिया है, क्यों? नीट का एग्ज़ाम जिसने क्वालिफाई कर लिया, इसका मतलब वो राइट पर्सन है डॉक्टर बनने के लिए। यही होता है ना, जिस बंदे ने नीट का क्वालिफाई कर लिया, इसका मतलब वो राइट पर्सन है राइट डॉक्टर बनने के लिए, ओके। तो उसको उसी की रैंक के अकॉर्डिंग राइट प्लेस पे सीट अलॉट होगी। नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, इसका मतलब क्या? जिसने नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया वो राइट कैंडिडेट है बच्चों को टीचिंग के लिए, या फिर जैसे JRF क्लियर कर लिया तो वो क्या है? एक राइट कैंडिडेट है किसके लिए? रिसर्च के लिए। जिसने CUET का एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, इसका मतलब वो राइट पर्सन है, ठीक है। तो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन हम बस इतना देखते हैं कि हमें राइट पर्सन को राइट प्लेस तक पहुंचाना है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, इसका कीवर्ड है टू आइडेंटिफाई लर्निंग डिफ़िकल्टी, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? बैकवर्ड लुकिंग अप्रोच। बैकवर्ड लुकिंग अप्रोच का मतलब क्या? कि हमने पहले क्या किया, ठीक है। कॉज एंड प्रॉब्लम, मतलब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चे ने क्या सीखा है, उसको कितना आता है, उसको कहाँ पे डिफ़िकल्टी आ रही है लर्न करने में। उसको जहाँ पे भी डिफ़िकल्टी आ रही है ना, जो भी उसकी डिफ़िकल्टी का कारण है, प्रॉब्लम है, तो हम उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसे सॉर्ट आउट करने से पहले लेकिन पता तो होना चाहिए ना बच्चे की गलती क्या है, बच्चे को लर्निंग डिफ़िकल्टी क्यों आ रही है, कैसे आ रही है। तो उसके लिए हम ये इवैल्यूएशन करते हैं, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। कैसे भी हो सकता है। समेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन मतलब जैसे आपके फाइनल एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। दैट इज समेटिव इवैल्यूएशन, एंड ऑफ द कोर्स, सेमेस्टर और टर्म, ठीक है। इसमें जजमेंट होती है, टीचर्स ऑब्जेक्टिव रियलाइज्ड। इसमें क्या होता है? जो टीचर का मेन एम था वो रिलीज हो जाता है, ओके। अच्छा, एक आता है आपका रेफरेंस टेस्टिंग, ठीक है। कि जैसे हम कहते हैं वो बच्चा फर्स्ट आया, वो बच्चा सेकंड आया, या उसकी इतनी परसेंटेज आई, हम कहीं ना कहीं कंपैरिजन करते हैं। तो इसमें क्राइटेरिया बेस्ड, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग होती है और एक होती है नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग, ओके। तो क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग में क्या होता है? स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को मेज़र किया जाता है विद द फिक्स सेट ऑफ क्राइटेरिया, जैसे परसेंटेज, प्री डिसाइडेड स्टैंडर्ड, टेल्फ प्रोफिशेंसी। ये स्टूडेंट किसी की भी प्रोफिशेंसी बताती है। जैसे क्राइटेरिया रेफरेंस का मतलब है, जैसे हमने कहा कि 90% स्टूडेंट, 90% मार्क्स जो बच्चा लाया वो अच्छा है, ठीक है। तो हमने एक क्राइटेरिया सेट कर दिया कि 90% लाने हैं। अब जो बच्चा 80 लाया, हम उस 90 से कंपैरिजन करने लगेंगे उस बच्चे का, है ना, कि हाँ ठीक है, एवरेज है ना। तो हम एक क्राइटेरिया सेट कर देते हैं कि उसको ये क्राइटेरिया तो मेंटेन करना ही करना है, ये क्राइटेरिया उसको इस क्राइटेरिया के लिए एलिजिबल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है नॉर्म रेफरेंस्ड टेस्टिंग। दैट इज, नॉर्म का मतलब क्या है? ग्रुप। जब हम एक बच्चे की स्किल को दूसरे बच्चे की स्किल से, या एक ग्रुप के स्किल्स को दूसरे ग्रुप के स्किल से कंपेयर करते हैं, ये बेसिकली होता है परसेंटाइल में। वो तो जैसे आपके FA मार्क्स हो गए या फाइनल टर्म्स के एग्ज़ाम हो गए, तो उसमें हम परसेंटेज देते हैं, आपने कितना किया, हम सिर्फ आपको उतना ही बताते हैं। जैसे आपके 100 में से 50 मार्क्स आए हैं, ओके, तो हम क्या कहेंगे? 50% आपने स्कोर किया। नाउ यू सपोज 90% मार्क्स आए हैं, 90%, तो हम कहेंगे यू गॉट 90 आउट ऑफ 100, ठीक है। दैट वाज क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग। बट नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग में हम किसी और से बच्चे को कंपेयर करते हैं, दैट इज़ परसेंटाइल हम बोलते हैं, हम उसकी रैंक दिखाते हैं। उसमें बच्चे का कंपेरिजन खुद से ही हो रहा है, ठीक है, कि वो किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी फील्ड में वो कितना प्रोफिशिएंट है।
तो नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग में हम क्या कर रहे हैं, उसकी रैंक दिखा रहे हैं कि और बच्चों के कंपैरिजन में उसकी रैंक कितनी है. ओके, दैट इज परसेंटाइल. जैसे नेट की कट ऑफ आती है, यूजीसी नेट की कट ऑफ आती है, दैट यू हैव ऑलरेडी सीन दैट ऑल्सो कम्स इज परसेंटाइल. लाइक यू गॉट 70 परसेंटाइल, तो उसका मतलब क्या होता है कि आपने 70% बच्चों से ज़्यादा मार्क्स लाए हैं. ओके, इसका मतलब होता है कि आप 70% बच्चों से ज़्यादा मार्क्स ला पाए हैं. तो ये होता है नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग. ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक सेकेंड, दैट इज़ वेटिंग या CBCS, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम. ठीक है, इस चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम से बच्चे जो हैं वो अपना कोर्स खुद चूज़ कर सकते हैं. ये 4 कोर्सेज होते हैं. इवैल्यूएशन ग्रेडिंग सिस्टम में होता है. ठीक है, टीचर सेंटर से स्टूडेंट सेंट्रिक है, क्योंकि बच्चे खुद चूज़ कर रहे हैं, तो टीचर सेंट्रिक ना होकर ये स्टूडेंट सेंट्रिक है. ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी, इंट्राडिसिप्लिनरी एंड स्किल ओरिएंटेड पेपर, मतलब जो उसका खुद का सब्जेक्ट है और जो उसका सब्जेक्ट नहीं भी है वो उसको भी चूज़ कर सकता है. स्किल ओरिएंटेड पेपर भी है. ओके, वो कब डिफरेंट यूनिवर्सिटी में डिफरेंट टाइप में पढ़ सकता है, तो फ्लैक्सिबिलिटी उस बच्चे को मिल रही है. ये कोर्सेज होते हैं उसके. अच्छा, इसमें भी मेथड है लाइक रिलेटिव ग्रेडिंग, एब्सोल्यूट ग्रेडिंग. रिलेटिव ग्रेडिंग क्या है, कट ऑफ और परसेंटाइल के बेस पे. रिलेटिव मतलब हम किसी और के रिलेटिवली कंपैरिजन कर रहे हैं. एब्सोल्यूट मतलब हम मार्क्स को ग्रेड में कन्वर्ट कर रहे हैं बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड क्लास इंटरवल. मतलब क्लास इंटरवल होता है ना, जिसके 100 से 90 तक के आए हैं, जिसके 90 से 80 के बीच में आए हैं. ऐसे होता है ना, जैसे 100 से 90 के बीच आए तो A ग्रेड, 90 से 80 के बीच में आए तो B+ ग्रेड. इस तरीके से जो ग्रेडिंग होती है उसको कहते हैं एब्सोल्यूट ग्रेडिंग. अच्छा, फिर यहाँ पे 10 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम यूजीसी ने जो रिकमेंड किया है, ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपको देखना होगा. 10 है तो O, 9 एक्सीलेंट, इस तरीके से. 0 है तो एब्सेंट लगेगा या फेल लगेगा. ओके, नेक्स्ट इज if fail then required to reappear. If non-credit courses then satisfactory or unsatisfactory will be indicated and not computed for SGPA. So that's all about today's session, and this is not the end of teaching aptitude. Okay, in next video I will share you some theories also which was given by some socialist and some psychologist.